नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने भी शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को किया याद। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी राहत। 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला। किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई जाएगी 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। 2021 में 4 बार आयोजित होंगी जेईई मेन परीक्षा। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, छात्रों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मिलेगी वरीयता। और राघवेंद्र सिंह चौहान जल्द संभालेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार। न्यायाधीश सुधांशु धूलिया भी होंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र समर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हासिल किए जाने की याद में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी विजय से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर लगातार जलती रहने वाली अमर जवान ज्योति से 4 विजय मशालों को भी प्रज्वलित किया गया, जिसे सेना के जवानों को सौंपा गया। देश के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक इन 4 मशालों को देश के हर कोने में ले जाया जाएगा। इसके बाद ये मशालें वापस दिल्ली लौटेंगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना ने इस दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में आज का दिन महत्वपूर्ण है और हमारे सैनिकों की वीरता का परिणाम है। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और जिन्हें राष्ट्र इस रूप में याद करता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 93,000 सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। 3,900 के लगभग हमारे सैनिक शहीद हुए थे और भारत की सुरक्षा और विश्व के इतिहास में एक नए राष्ट्र का भी उदय हुआ था, जिसे आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी विजय दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। किसान के खाते में सीधे ये सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 5 करोड़ किसान और उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले से घोषित 5,310 करोड़ रुपए की सब्सिडी अगले 1 हफ्ते में किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 60 लाख टन चीनी को 6,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस नीलामी के तहत स्पेक्ट्रम मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल
बोलीदाताओं को सौंप दिया जाएगा। ने किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। टुडे द कैबिनेट हैज रिजॉल्व्ड दैट स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शनड। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। साल 2021 में होने वाली जेईई मेन परीक्षा का शेड्यूल आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि जेईई मेन की परीक्षा साल 2021 में 4 बार आयोजित की जाएगी, जिसे छात्र अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। फरवरी माह में ये परीक्षाएं 23 से 26 तारीख के बीच आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस शेड्यूल से छात्रों को बेहतर अंक हासिल करने का अवसर मिल सकेगा। वर्ष में 4 बार जेईई की परीक्षाएं होंगी। पहला फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में होगा, तीसरा अप्रैल में होगा और चौथा मई में होगा। जो पहला सत्र है फरवरी का, ये इसकी जो तिथियां हैं वो भी घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा की जो तिथि होगी वो 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। इस सिफारिश के तहत तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान जल्द ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। जुलाई में चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन के रिटायर होने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति रवि मलिमथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित किसान मेले में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने की ओर ये एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार कानून के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब किसान को जहां अच्छा मूल्य मिलेगा वहां अपनी फसल बेचेगा। वहीं सम्मेलन में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार की रैलियों का आयोजन प्रदेश में किया जाएगा ताकि किसानों को तीनों कृषि सुधार कानूनों के प्रति सही जानकारी दी जा सके। हमारे मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालयों पर और सभी बड़े शहरों में गए और इस किसान बिलों के बारे में आपको सशक्त माध्यम जानकर और अपनी जानकारी दी कि ये बिल किस प्रकार से किसानों के हित में है। और इससे अलग जो किसानों के बीच में जाकर गोष्ठियां हैं, किसानों के बीच में जाकर अपने विषय को रखना, इन बिलों के बारे में जानकारी देना। और इससे अलग आज हरिद्वार में और इसके बाद रुद्रपुर में हम किसानों की इस प्रकार की रैली कर और तीनों बिलों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज कोटद्वार में स्थानीय प्रशासन ने मुख्य बाजार क्षेत्र से सालों पुराने अतिक्रमण को हटा दिया है। कुछ वक्त पहले प्रशासन ने नजूल भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया था, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भी भेजा था। इसी कड़ी में चिन्हित अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कोटद्वार नगर निगम आयुक्त PL शाह ने जानकारी दी कि अतिक्रमण करने वालों को काफी समय दिया गया था। जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया वो बुलडोजर द्वारा हटाया जा रहा है। नहीं, जैसा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश है कि बद्रीनाथ मार्ग पे नगर निगम की जो नजूल भूमि है उसके फुटपाथ और बरामदों पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाना है, उसको हटाने के आदेश हुए हैं। तो बरामदे के मार्ग में, फुटपाथ के मार्ग में जो भी कंस्ट्रक्शन आएगा उसको हटाया जाएगा, तभी वो वास्तविक रूप से अतिक्रमण हटाने की श्रेणी में आएगा और हम लोग उसको हटा रहे हैं। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि अतिक्रमण ध्वस्तीकरण अभियान में लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि अभियान में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, अतिक्रमण चूंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और इसका 100% अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य भी है।
तो इस दिशा में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण, अनेक व्यापारी ऐसे हैं, अनेक दुकानदार ऐसे हैं जो हमने आज प्रोग्रेस देखा तो वो स्वयं अपने इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। तो हमने उनको यही बोला है कि आप अपना इंक्रोचमेंट जितना बेटर है कि आप स्वयं हटा लें, तो इसमें अनावश्यक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब अतिक्रमण हटाया जाता है तो बहुत बार जो मार्क्ड साइन होता है उसके इर्द गिर्द भी वो टूट जाता है, तो आपको नुकसान ना हो, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन ही यही है कि आप उसको स्वयं हटा लें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने और पलायन को कम करने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग द्वारा पलायन के मूल कारणों से संबंधित दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि राज्य में पलायन की मुख्य वजह शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा न होने के साथ ही रोजगार की कमी रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग को वर्किंग एजेंसी के रूप में नहीं बल्कि राज्य से पलायन रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना होगा। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार क्षेत्र में मंगशीर की दीपावली धूमधाम से मनाई गई। दरअसल कार्तिक दीपावली के एक माह बाद भगवान शिव के धाम बूढ़ा केदार में ये दीपावली मनाई जाती है। मंगशीर दीपावली पर बूढ़ा केदार में स्थानीय लोग अपने ईष्ट श्री गुरु कैलापीर के स्मरण में 3 दिवसीय मेले का आयोजन भी होता है। सीमित संख्या में भक्तों ने भगवान कैलापीर के निशान को विधि विधान के साथ मंदिर से बाहर निकाला। देवता के निशान के साथ ग्रामीणों ने खेतों में दौड़ लगाई। मान्यता है कि ऐसा करने से अच्छी फसल और सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरु कैलापीर देवता का मेला जो है, गुरु कैलापीर देवता जो ये डोब चांदपुर चंपावत में निवासित थे और आक्रांताओं की दमनकारी नीति के कारण जो है इनकी पूजा पद्धति में व्यवधान हुए और इनकी पूजा पद्धति में जब व्यवधान आए तो वो वहाँ से चले और श्रीनगर होते हुए बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आए और उन्होंने जो है यहाँ पर भगवान बूढ़ा केदारनाथ के साथ ही रहना जो है पिंडी रूप में स्वीकार किया और उनके इस क्षेत्र में पदार्पण से हम इस 90 जोला कठोर क्षेत्र के लोग जो है दीपावली मनाते हैं। इस अवसर पर गांव पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मेले का बहुत महत्व है और यहां आने से उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। ये गुरु कैलापीर देवता के उससे लगता है मेला और ये मंगशीर दिवाली का मेला होता है और इसका बहुत ज़्यादा यहाँ के क्षेत्रीय उसमें बहुत महत्व है और यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। कोटद्वार में 12 महिलाओं का समूह बांस से फर्नीचर बनाने का काम कर अपनी आजीविका चला रहा है। उत्तराखंड बांस एवं रामबांस सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में पहले इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। शुरू में ये काम सीखने के दौरान उन्हें दिक्कत हुई, लेकिन अब मशीन चलाने, कटिंग करने से लेकर फर्नीचर बनाने तक का काम ये महिलाएं कुशलता से कर रही हैं। हमारे 12 महिलाओं का समूह है जिसमें 3 पुरुष और 12 महिलाएं हैं, जिसमें हम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं। और ये बांस से बनी हुई चीज़ें, ये प्राकृतिक की चीज़ें हैं और इनका पहले ट्रीटमेंट करते हैं और ये 15-16 साल तक मजबूती रहते हैं और इसके बाद ये अगर ख़राब हो गए तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। इनसे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। काम हम चेयर बना दो, कुर्सी बना दो बांस से और टेबल मेज बेड वगैरह बना दो, सब चीज बना दो। ट्रेनिंग भी मिलती चे भैया लोग सिकंदन हम तक अब बहुत बहुत धन्यवाद कर दो हम, क्योंकि हम तक कुछ नहीं आ जाए, पहले हम तक हथौड़ पकड़ भी नहीं आ जाए, सब चीज सीख गयो हम। केंद्र के सुपरवाइजर महावीर सिंह कुंवर ने बताया कि इस केंद्र में सभी फर्नीचर बांस से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए केंद्र में ही बांस का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। फर्नीचर निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है बांस का, जिसमें कि हम डेंड्रोकोलोमस स्टिक्टस और हैमिल्टोनाई बेम्बू का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये ट्रीटमेंट प्लांट है हमारा, इसमें बेम्बू का ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ पर लगभग सभी तरीके का सामान बनता है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, फर्नीचर में जैसे डाइनिंग चेयर हो गई, सोफा सेट हो गया, बेम्बू बेड हो गया और घर के लिए जैसे लैम्प सेट हो गए, रैक हो गए, अलमारी हो गए और विभिन्न प्रकार के जो भी वस्तुएं होती है लगभग सराई बनाया जाता है। बैम्बू फर्नीचर न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि इस काम से जुड़कर इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है।
उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।